डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में कुल 824 विधानसभा सीटों के नतीजे आ रहे हैं सामने। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की बनती दिख रही है सरकार। चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस पर लगाई रोक। बंगाल के रुझानों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। 186 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। टीएमसी 93 सीटों से पीछे चल रही है। काउंटिंग के बीच ममता बोली, हम ही जीतेंगे। चुनाव आयोग जानकारी छुपा रही है। ममता के घर बाहर लगे जय श्री राम के नारे। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस में तोड़ फोड़, मिला बम। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। राज्य में फिर हिमंता सरकार। 126 सीटों में से बीजेपी को 98 सीटों पर बढ़त। कांग्रेस महज 26 सीटों पर सिमटी। रुझानों में तमिलनाडु में बड़ी उलटफेर। टीवीके बनी नंबर 1 पार्टी। डीएमके रुझानों में पिछड़ा। पुडुचेरी में भी बीजेपी सरकार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान तेजी से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया। वह कह रहे हैं हम ही जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है चुनाव आयोग जानकारी छुपा रही है, दबा रही है। ममता बनर्जी की माने तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानकारी छुपा रही है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर जाकर जय श्री राम के नारे लगाए हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, जहां बम मिला है। काउंटिंग के बीच आसनसोल में भारी बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। हालांकि काउंटिंग के बीच ममता बोली है कि हम ही जीतेंगे। কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে। ममता बनर्जी कह रही है अभी केवल 2 से 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है। बीजेपी डाउन करके इस तरह का माहौल बना रही है जहां टीएमसी कार्यकर्ता बूथ छोड़कर चले जाए, जबकि 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। उसमें से महज 2 से 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप सभी कार्यकर्ता बूथ पे डटे रहें और अंतिम चरण के अंतिम वोट तक वहां बने रहें और जीतेंगे हम ही। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान तेजी से सामने आ रहे हैं। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है। केरल में कांग्रेस की यूडीएफ वाली सरकार बन रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवीके सत्ता में पाती दिख रही है। बंगाल में खेला हो गया है। अगले कुछ घंटों में 5 राज्यों की किस्मत का बड़ा फैसला होने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। मोहम्मद शाकिर अली जी मौजूद हैं, जो टीएमसी प्रवक्ता हैं। साथ ही थोड़ी देर में जुड़ेंगे गौरव मिश्रा, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। मोहम्मद शाकिर अली जी, चुनाव के नतीजों से आप क्या संतुष्ट हैं और इस तरीके के नतीजे आपकी पार्टी को क्यों झेलने पड़ रहे हैं?
मोहम्मद शाकिर अली जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जीती है, जिस जिस राज्यों में जीती है, कभी भी वहां के ऑपोजिशन संतुष्ट नहीं रहे, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो। क्योंकि बीजेपी जो है अब जो है अलग अलग हथियार बना के चल रहे हैं जीतने के लिए। अगर मैं आज बंगाल का मुख्यमंत्री होता तो राष्ट्रपति भले शासन हो जाता, लेकिन एसआईआर करने नहीं देते। एसआईआर में जितने भी तरह का खेल करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने उतने तरह का खेल किया है। और जिस तरह से हमारे पार्टी को थोड़ी सी चूक हो गई समझने में कि बिहार में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन सक्सेस हुआ, आज उसी तरीका से उन्होंने बंगाल में भी अपना चाल चरित्र दिखाने का काम किए हैं। और 2 महीना पहले 3 महीना पहले एसआईआर का खेल खेल के आज डेमोक्रेसी तौर से चुनाव को उन्होंने जीतने का काम शाकिर अली किया है। जी, अभी जो हमने ममता बनर्जी की बाइट सुनवाई है उसमें कह रही हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर दोषारोपण नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हम जीत रहे हैं, अभी 2 ही 3 राउंड की वोटिंग हुई है, अंतिम समय में हम जीत जाएंगे, लेकिन आप अभी से हार मान लिए हैं। नहीं, दीदी का बयान जो था, ये दीदी का बयान करीब 1.5 घंटे पहले का बयान था, 1.5-2 घंटे पहले का बयान था। 1.5-2 घंटे में आप मालूम है कि कम से कम 1.5-2 घंटे में 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड निकल जाता है और निकल जाता है जी। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना, हम लोग तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो जो बीजेपी का संख्या आ रहा है तो बहुमत का संख्या वो पार भी कर चुके हैं। तो इसमें नया कुछ और नहीं होने वाला है। लेकिन ये टोटल धांधली और चोरी से इस इलेक्शन को जीता गया है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं है। कैसे चोरी से जीता है, थोड़ा खुल के बताइए ना। देखिए, हम तो खुली के बता रहे हैं आपको कि एसआईआर सबसे बड़ा धांधली था। 31 नहीं, ये तो हर चुनाव में होता है, हर चुनाव के पहले होता है। शाकिर अली जी, खुल के बताइए, आप आरोप लगाइए तो साबित भी करिए। एसआईआर नहीं होता है, हर चुनाव के पहले एसआईआर नहीं होता है, ना होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं? जो मर गए उनका नाम तो हटाना पड़ेगा ना, ये तो ऐसे भी हटता था। घुसपैठियों का नाम हटाना पड़ेगा। अरे 20 साल के बाद साहब परसुन भाई, 20 साल के बाद एसआईआर हुआ है। 20 साल के बाद, 20 साल के बीच में क्या कोई चुनाव नहीं हुआ क्या? चुनाव तो हुआ है 20 साल के भीतर में, लेकिन 20 साल के बाद एसआईआर हुआ। आप एसआईआर से पहले आप सेंसेक्स नहीं कराए, आप तो बहुत सारा चीज नहीं कराए। आपको 2011 में सेंसेक्स हुआ है, आप उसको जनगणना नहीं कराए। चलिए, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। टारगेट करके वोट काटना था। गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप 20 साल में एसआईआर नहीं करवाए, अब करवा दिए और यही हार का कारण बना। शाकिर अली जी कह रहे हैं, प्रवक्ता टीएमसी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो जनता ने कर दिया। एसआईआर को भूल जाइए। 30-32 साल वामपंथियों का शासन, 15 साल दीदी का शासन। दीदी को जब पश्चिम बंगाल की जनता लाई थी, तो उसे ऐसा लगा था कि वामपंथियों के जंगल राज से, गुंडा राज से, आतंक राज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दीदी ने तो और उसमें और तेल घी डाल करके उसको और बुरी तरह से चोक्ड कर दिया, और पश्चिम बंगाल की जनता को लगने लगा कि ये काले बादल कभी छटेंगे ही नहीं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता एकजुट हुई है, और ये पश्चिम बंगाल की सिर्फ जीत नहीं है, भारत के सुरक्षा की जीत है, भारत के उस भूखंड की जीत है जिस भूखंड को काट करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र बांग्लादेश में और विदेशी ताकतें कर रही थी, और उनका साथ टीएमसी के लोग देने के लिए आमादा थे और दे रहे थे। अगर ये चुनाव हाथ से निकलता तो निश्चित रूप से टुकड़े करने में कोई कोर कसर ये लोग नहीं कोई कोर कसर टीएमसी नहीं छोड़ती। विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, आसाम की बात की जाए या पुडुचेरी की, तीनों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। और पहले, इन चुनाव से पहले 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। अब इन चुनावों के बाद 28 में से 22 राज्यों में, यानी एक और बढ़ गया बंगाल में, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार सीधे या गठबंधन के तौर पे आ चुकी है। इसका क्या मायने निकाला जाए? और एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे हैं, क्या बड़ा कारण आप समझते हैं? जी, सबसे बड़ा कारण है कठिन परिश्रम और कार्यकर्ताओं को जुट करके चुनाव लड़ने का तरीका।
आप एक बात बताइए कि 23 सीट से 78 सीट उड़ीसा में जीते ना नवीन पटनायक के 24 साल के सत्ता का जो एक तरीके से उनका तौर तरीका उसको खत्म करके उड़ीसा में सत्ता पे काबिज हुए। कौन था वहां संगठन महामंत्री इंचार्ज? सुनील बंसल। उत्तर प्रदेश को याद करिए आप, 48 सीटें थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, लगभग 15 साल के सत्ता के वनवास को खत्म करके सीधे 312। कौन था यहाँ का संगठन मंत्री? सुनील बंसल। और पश्चिम बंगाल में 15 साल की दीदी के सत्ता की विदाई और पिछले 4 साल से कौन वहां पूरी बागडोर संगठन के स्तर पे संभाल रखा था? सुनील बंसल। सबसे बड़ी चीज है लो प्रोफाइल रहते हुए जिस तरीके से संगठन को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात है सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को कभी भी अहंकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। 2 चीजें आप खास तौर से मैं कहूंगा, अभी बात हो रही थी, आलम साहब ने कहा ना कि एसआईआर गलत हुआ तो विरोध करना चाहिए था। आल पार्टी कह देती हम चुनाव पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे जो आपका तौर तरीका है। आपने चुनाव भी पार्टिसिपेट किया। आपने चुनाव के दौरान भरे मंच पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 12 बजे के बाद आना 4 तारीख को, तब बताएंगे क्या होता है। और ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि अगर तुम भाजपा को वोट दोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये मंचीय भाषण है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ममता बनर्जी का सत्ता बड़े इस तरह नहीं इग्नोर कर सकते कि वो बड़े हवा मुड़ गई हैं और हार गई हैं। लेफ्ट का सफाया कैसे किया था ममता बनर्जी ने, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी आज भी लगभग 100 सीटों के आसपास ठहरी हुई हैं 15 साल की सत्ता के बावजूद। वो भी तब जबकि पूरी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की पूरे संगठन के स्तर पर प्रवासी भारतीयों के बदौलत, और सबसे बड़ा जो नारा था एक तरीके से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी किया गया, लेकिन 15 साल की सत्ता की जो कमियां थी उसको उजागर करके, क्योंकि हर यूथ रोजगार चाहता है, उन कमियों को उजागर किया गया विनय राय जी। लेकिन पहली बार देखा गया बंगाल चुनाव में कि जिस तरीके से माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए उनके मन में असुरक्षा का भाव भरा जाता था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो आपको नेस्ता नाबूद किया जाएगा, जिसके कारण अल्पसंख्यक भारी मात्रा में वोट करते थे। ऐसा बंगाल चुनाव में पहली बार देखा गया कि बहुसंख्यकों को पहली बार लगा कि अगर आपकी हम वोट नहीं डाले या ममता बनर्जी आ गई तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या ये डर का नतीजा था इतने भारी मात्रा में पोलिंग, और जो नतीजे आ रहे हैं उसी के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, सबसे आसान चीज समझिए ना, एक्सिस इंडिया ने 2 पोल किया। उसने तमिलनाडु की पोलिंग की जहां सारे पोल करने वाली जो संस्थाएं थी वो डीएमके को जिता रही थी। अकेली संस्था उसने कहा कि विजय सत्ता में लौट रहे हैं। लेकिन उसने बंगाल के बारे में क्या कहा कि दरअसल जो बेसिक पैरामीटर है वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कि जनता डर के मारे बोलना ही नहीं चाहती है। तो जब 70% का जो उन्होंने आंकड़ा रखा है कि वो बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम बेसिक जब हमारे पैरामीटर उसको हम अगर नहीं मीट कर पा रहे तो हम सर्वे नहीं देंगे। तो डर किसका था पश्चिम बंगाल में? जो 70% लोग खुलकर सामने नहीं आए। जाहिर सी बात थी, सत्ता का डर था, ममता बनर्जी जी का डर था, अभिषेक का डर था। आप उनके प्रत्याशी को याद करिए, जिस तरीके के माहौल बनाए गए थे। अगर मैं कह सकता हूं अगर पैरामिलिट्री फोर्स नहीं होती तो इस तरीके का मतदान नहीं होता। बेहद अहम बात कर रहे हैं विनय राय जी। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। जी परसों जी एक चीज में और ऐड करिए, अगर एसआईआर हुआ नाम कटा, मैं मान लेता हूं चलिए नाम कटा, लेकिन 93% लगभग वोट पोल हुए हैं। ये वोट कौन से थे? जायज वोट थे, नाजायज वोट थे? कौन से वोट थे? जो आखिर पश्चिम बंगाल का मतदाता था वही तो वोट किया होगा ना। तो मतदान 93% हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा वो मतदान हुआ है। हाँ, ये जायज सी बात है, जो बाहर लोग रहते थे उनका नाम कटा है, जो गलत नाम थे वो कटा है। एक सवाल अभी भी इस बात पे खड़ा है, जो जायज सवाल है कि 27 लाख नाम ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे, जिसका फैसला अंतिम समय तक नहीं आ पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी ये स्क्रूटनिंग का पार्ट है, ये लोग मतदान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नाम भी जुड़ गया होता तो जो थोड़ा बहुत विपक्ष बोल रहा है या टीएमसी के लोग बोल रहे हैं वो अवसर नहीं मिलता। मेरा मत है चुनाव में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, और जो 27 लाख नाम रह गए अगर उनका फैसला सही समय से कर दिया गया होता तो शायद ये सवाल आज न उठ रहे होते। लेकिन घुसपैठिए बड़ा मुद्दा थे। जो लोग अपनी पहचान जाहिर करना चाहते थे वह वोटर लिस्ट में थे, और जो लोग नहीं जाहिर करना चाहते थे उनका नाम काटा गया। शाकिर अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शाकिर अली जी बताइए। देखिए, ये एसआईआर होने के बाद 31 लाख वोट जो है पिछले इलेक्शन से प्लस हुआ है। 31 लाख वोट ज्यादा पड़ा, 27 लाख वोट काटा गया है। तो आप बताइए, जो 27 लाख वोट जो काटा गया, जिसको वोट देने का राइट छीना गया, तो आज उसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जब कहा कि इसको सल्टाया जाए
तो इलेक्शन कमीशन बहुत धीरे से काम किए, इसको सल्टाने का 27 लाख को फ्री नहीं किए। वोट क्या हुआ, वोट जो एसआईआर का जब वोटर लिस्ट जब फिल्टर हुआ तो वो वोटिंग जो हुआ 90%, 92%। शाकिर अली जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो ममता बनर्जी ने उसका खुलेआम स्वागत किया था, यानी जो बातें थी वो सबके सामने थी, उसके बाद ही चुनाव हुआ। शाकिर अली जी, आपके लिए एक और खबर है और उससे ज्यादा अच्छी खबर गौरव मिश्रा जी के लिए है, प्रवक्ता बीजेपी। गौरव जी, जो अब आंकड़े आ रहे हैं तमिलनाडु से, उसमें साफ है कि एआईएडीएमके को 53 सीटें मिल रही हैं, डीएमके को 45 सीटें, टीवीके को, विजय वाली पार्टी को, जो अभिनेता से राजनेता बने हैं, उनको 116 सीटें तक पहुंच गई हैं, और बीजेपी को 3 सीटें हैं और 2 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। अब जो आंकड़ा है 118 का, कांग्रेस ने कह दिया है कि हम अपना समर्थन बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है टीवीके को। क्या आपकी पार्टी भी विजय को समर्थन देने के लिए तैयार है बिना शर्त? देखिए, यदि डबल इंजन की सरकार चाहिए और डबल इंजन के लाभ चाहिए तो निश्चित रूप से तमिलनाडु की जनता के लिए टीवीके को सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तमिलनाडु के अंदर बड़ा बदलाव देखना चाहती थी, उसके लिए बहुत अहर्निश परिश्रम भी हम पिछले चुनावों से कर भी रहे हैं, हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ भी रहा है। और जिस तरह से स्टालिन बंधु ने, उनके पिता पुत्र ने सनातन के संहार और उसके नाश की जो एक बेड़ा उठा रखा था और जिस तरह से कुचलने का प्रयास किया, कहीं न कहीं उसको भी ये सीधा और स्पष्ट संदेश है कि इस देश का जनमानस बटा हुआ नहीं, ये सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र है और इसको खंडित जो करने का प्रयास करेगा, एक समय जरूर आएगा कि यहाँ की जनता उठ खड़ी होकर के उसके खिलाफ अपना मत देगी। और उसी तरह गौरव मिश्रा जी, आप उसी बात को कह रहे हैं जिस बात को मैं दोहरा रहा था। विनय राय जी, जो बात मैं कह रहा था कि अब देश की अस्मिता और अखंडता से ज्यादा अब व्यक्तिगत स्तर पे उसके जीवन की सुरक्षा पे भी बात आ रही है। जो पश्चिम बंगाल में इतने भारी पैमाने पे वोटर्स के घर से निकलने के रूप में देखा जा रहा है, कारण केवल यही माना जा रहा है कि अब उनके खुद के जीवन पे बात आ चुकी थी। शाकिर अली जी का एक जवाब मैं दे दूं। जी बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। जी, जो 31 लाख वोट अधिक पड़े हैं, जैसा वो कह रहे हैं, जिन आंकड़ों की वो बात कर रहे हैं, ये वो वोट हैं जो ये निकलते ही नहीं थे। मैं तो अपने आंख से पश्चिम बंगाल में देखा है, जो क्लबों के गुंडे होते थे वो निकलते नहीं थे। ये बात हो चुकी है, पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी हत्या नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से कराया है चुनाव। लेकिन विनय राय जी, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो बाई इलेक्शन हुए थे, 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें से बीजेपी 4 सीटों पे सीधे तौर पे जीत रही है, 1 सीट पे उसका सहयोगी एनसीपी जीत रही है। आपको बता दें कि बारामती विधानसभा सीट पर सुनेत्रा पवार जीत रही है, एनसीपी की उम्मीदवार जो अजीत पवार की पत्नी हैं। दूसरी सीट है राहुरी की, महाराष्ट्र से ही, वहां अक्षय कांडले बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो जीत रहे हैं। कर्नाटक के बागलकोट से वीरन्ना चरंती मठ बीजेपी उम्मीदवार हैं, वो जीत रहे हैं। कर्नाटक के ही दावणगेरे साउथ से श्रीनिवास टी दासी करियप्पा जीत रहे हैं, वो भी बीजेपी उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि गुजरात के उमरेठ से विधानसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें हर्षद परमार बीजेपी उम्मीदवार हैं, वो भी जीत रहे हैं। एक के बाद एक सीटों पे जो निष्कर्ष आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी केवल इसी 5 राज्यों में नहीं, जो अगल बगल भी हो रहे हैं वहां भी बीजेपी अच्छी खासी लीड ले रही है। इन चुनाव के नतीजों को आप किस तरीके से आकलित करते हैं विनय जी? देखिए, जहां तक उपचुनाव का सवाल है, तो जिसकी सत्ता होती है उसके साथ मैक्सिमम मतदान होता है, क्योंकि उपचुनाव में क्या देखा जाता है, जनता ये चाहती है कि जिसकी सरकार है उसका कैंडिडेट जीतेगा तो ज्यादा काम करा पाएगा क्षेत्र के लिए। लेकिन ओवरऑल अब देश में एक तो एक तौर तरीका बन चुका है कि सत्ता जिसको भी मिलेगी पूर्ण बहुमत के साथ मिलेगी, फुल मेजॉरिटी के साथ जनता देना चाहती है और आमने समझदार में सरकार को नहीं छोड़ना चाहती है। तो बार बार हंग असेंबली आने से तरीके बदल जाते हैं, काम करने के ब्लैकमेलिंग का तरीका बढ़ जाता है पॉलिटिकल पार्टियों का। और मैं तो कहूंगा जो तमिलनाडु की भी स्थिति है, क्योंकि मैक्सिमम जो लड़ाई है एआईएडीएमके की और बीजेपी की, वो भी डीएमके के खिलाफ है। तो अगर विजय को अगर समर्थन एआईएडीएमके और बीजेपी देती है तो मुझे लगता है किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी और बिना किसी ब्लैकमेल, बिना किसी मजदार के पूर्ण तरीके से सरकार चलाते रहेंगे। और वो भी यूथ है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीद पर चुना है, आप पूरे अगर तमिलनाडु का कैरेक्टर देखेंगे
तो चाहे वो करुणानिधि रहे हों या जयललिता रही हों, फिल्म एक्टर्स के इर्द गिर्द भूमि है। बीच में एक वैक्यूम आया जिसको विजय ने एक तरफा कहे तो उड़ा ले गए सबको उस आंधी में, और अब वो सत्ता पे बैठने वाले हैं। जहां तक एकदम अब स्पष्ट ही होता जा रहा है, क्योंकि छोटे से आंकड़ों से दूर है बहुमत के, उनको समर्थन मिल जाएगा। विनय जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जहां बीजेपी एग्रेसिव रही है, जहां हिंदुत्व को लेकर वह आक्रामक रही है, वहां उसे बहुमत से बहुत ज्यादा वोट मिल रहा है। जहां वह थोड़ा सा ढिलाई बरतती है या विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है पूरी तरीके से, तो वह रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों की, जहां की तपिश ने पूरे देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, वहां बंगाल की बात करें तो बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, 190 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह साफ हो चुका है कि बंगाल में अब भगवा ही लहराएगा। टीएमसी के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर में आगे तो चल रही हैं, लेकिन उनके कई दिग्गज मंत्री पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो टीवीके के विजय ने धमाका किया है, अभिनेता से राजनेता बने और पहला चुनाव लड़ रहे विजय ने दक्षिण भारत में सबसे चौंकाने वाली खबर दी है। राजनीति के मैदान में उतरे अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने धमाका कर दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं और अब तय माना जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। द्रविड़ राजनीति की बात करें तो यहाँ डीएमके और एआईडीएमके के बीच 10 को पुराना मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है, जहाँ डीएमके तीसरे नंबर पर खिसकती नजर आ रही है। असम की बात करें तो बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगा चुकी है, भारी बहुमत से एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वह केवल 26 सीटों तक सिमटी हुई नजर आ रही है। यह फासला बढ़ता और घटता नजर आ रहा है, लेकिन मोटे में आंकड़ा यही दिख रहा है। केरल की बात करें तो केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने इसे तोड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सत्ता में आती दिख रही है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इससे साफ है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने अपनी एक और राज्य में बढ़त बना लिया। वो राज्य ऐसा है जहां से पूरे देश को मैसेज जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल के नतीजों को लेकर जो संशय देखा जा रहा था, अब साफ है कि वहां की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी पे मोहर लगा दी है। कहीं भी किंतु परंतु का संशय नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जो मतदाताओं की चुप्पी थी वह बहुत कुछ कहती थी। इसी बारे में जानते हैं अपने मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी से। विनय जी, जो चुप्पी थी मतदाताओं की, उसके पीछे क्या कारण था? डर था या कुछ और? जाहिर सी बात है, डर था, क्योंकि इसके पहले के परिणाम के दौरान हो या मतदान के दौरान आप देख चुके हैं कि मतदान हुआ नहीं कि हिंसा शुरू। अभी मैं तमाम चैनलों पर और साथ में जो अपने रिपोर्टर्स खबर भेजते हैं उसके अंदाज पर अगर मैं कहूँ तो एक महिला ने कहा कि भाई आप किसकी सत्ता चाहती हैं, तो उसने सीधे कहा भाजपा की। बोला क्यों? बोला मेरा इकलौता भाई था, वो लेफ्ट को समर्थन करता तो उसको टीएमसी के गुंडों ने मार दिया और उसके सदमे से उसकी मां मर गई। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे तमाम बंगाल में देखे गए हैं कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो दूसरे पार्टियों के थे उनकी हत्याएं हुई और समय समय पर हुई हैं। केवल चुनावी दौरान जो हिंसा के आंकड़े आते हो तो अलग है कि मतदान के दिन कितनी हिंसा में लोग मारे गए या मतदान के तुरंत बाद कितने मारे गए, लेकिन 5 सालों तक चिन्हित कर करके अगर आप उनको किलिंग करेंगे तो जनता के मन में रोष रहता है और डर रहता है कि भैया चलो हम खुलकर नहीं आएंगे सामने किसी के कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम किसको वोट देंगे। लेकिन बैलेट पेपर पर रहा हो चाहे ईवीएम मशीन की बात रही हो, अंदर जब वो जाएगा तो बटन तो दबाएगा और बटन दबाने का ही परिणाम है कि इस तरह की चीजें आ रही हैं। वरना खुले तौर पर पश्चिम बंगाल में कौन बोल रहा था ममता बनर्जी के खिलाफ? हाँ, एक चीज जरूर थी कि भारतीय जनता पार्टी के काडर ने मेहनत करके हर बूथ पे अपने वर्कर खड़े कर लिए थे, अपने एजेंट खड़े कर लिए थे। उनके समर्थन के लिए प्रवासियों को जो बंगाल से जो ताल्लुक रखते थे उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, वो स्टैंड कर रहे थे। यहाँ तक कि मतदान के समय में भी प्रवासी वहां मौजूद थे और मतगणना के समय भी कंट्रोल रूम में बैठाए गए थे कि अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति पैदा होती है तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वर्कर खड़े रहे। ये परिस्थितियां थी। अब कम से कम मुझे ये उम्मीद है
कि जो भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में आने जा रही है, अब थोड़ा संतुलित व्यवहार करे, जो हिंसा का दौर था उसको किसी तरह से समाप्त करे। ऐसा ना हो कि जो 15 साल से दबे कुचले रहे हैं अब वो रिएक्शन में कोई उपद्रव करना शुरू कर दें। ये रोकने की जिम्मेदारी अब पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ सत्ता में आने वाली पार्टी की भी है। और देखिए शपथ ग्रहण का तारीख कब तय होता है, कौन मुख्यमंत्री शपथ बनता है, ग्रहण उनकी का कैबिनेट तारीख कैसे बनता है। क्यों कब तय होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मोहम्मद शाकिर अली एक जी चीज है, मौजूद महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है, कैबिनेट में महिलाओं का दबदबा रहेगा जी। ये मान और के उन्होंने चलिएगा। बीजेपी ने कह दिया 1000 से बढ़ा के 3000 रुपए दिया जाएगा। मोहम्मद शाकिर अली वो जी, तो अब देखा जाए कि नतीजे तो आपके खिलाफ ही जा रहे हैं। आपसे पहले जो डिबेट थी उसमें एक राजनीतिक विश्लेषक ने यह दावा किया कि अगर 190 से ऊपर जा रहा है बीजेपी का आंकड़ा और टीएमसी का आंकड़ा 100 से नीचे है, तो ये मान के चलिए हिंदू और मुस्लिम वोटरों का विभाजन पूरी तरीके से हो चुका था। मुस्लिम वोट केवल टीएमसी को जा रहे थे और हिंदू वोट पूरी तरीके से बीजेपी को जा रहे थे। इस आकलन पे आपका क्या कहना है मोहम्मद शाकिर अली जी? नहीं, वो जो आपके जो विश्लेषण बैठे हुए जो विश्लेषण कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वो तो पहले अपने भाषण में वो मोदी जी से ऊपर सुनील बंसल को लेके चले गए। हर जगह सुनील बंसल का तारीफ की है, ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है उनका सुनील बंसल से अच्छा ताल्लुकात हो, मेरा भी अच्छा ताल्लुकात है नो डाउट, अच्छा रिश्ता है, नो डाउट। सुनिए, मेरा भी no अच्छा doubt अच्छा ताल्लुकात रिश्ता है सुनील बंसल से, सुनिए, मेरा भी नहीं, अच्छा आप ताल्लुकात आलम है, लेकिन ना जो आपने मोदी जी को कम आका, सुनील बंसल जी को साहब, ऊपर आका, ये धन्य है आप। एक कोई दिक्कत नहीं। मिनट आलम साहब, शाकिर अली जी, शाकिर अली जी, कंप्लीट कर दूं, कंप्लीट मैं कर अपनी दूं, बात खत्म कर दूं, मैं अपनी बात 30 सेकंड खत्म में कर दूं। 30 सेकंड में बोल दे रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लेंगे। सब चीज हाँ। आपने आप उत्तर प्रदेश, बंगाल और सब कुछ आप सुनील बंसल जी को दिए, अच्छी बात है। मोदी अब कहाँ अनमैच उसकी है, इनकार कर रहे हैं? मोदी श्रेष्ठ से बाहर है, मोदी तो सबसे ऊपर है, मोदी को कौन मैच करने आ रहा है? नहीं, आप मैं जो इस आपका समय जो मोदी analysis और अमित सुना, शाह तो तुलना मत करिए। मैंने एनालिसिस सुना तो मैंने ये कहा सुनील बंसल जी अच्छे व्यक्ति है, हम जानते हैं उनको, बहुत अच्छा, पार्टी के लिए बहुत लॉयल है, हम जानते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, हम जानते हैं उनके बारे में। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का गवर्नमेंट बने, लेकिन इनके ही प्रवक्ता, आप भाई साहब आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इनके ही प्रवक्ता जो है कुछ देर पहले कह के गए दिल्ली से कि मुसलमानों ने भी, हर वर्ग के लोग मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया है। चलिए और शाकिर अली जी, अगर आपको मुसलमानों ने भी अगर दिखाई दे रहा। बीजेपी को वोट किया है तो आपके लिए दोहरी समस्या है। अब ये बताइए कि मुसलमान आपसे क्यों भागा? नहीं, देखिए मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कोच बिहार, इस सब साइड में वहां पर जो है मुस्लिम जो है वोट दिया, क्यों भागा? अब देखिए भागने का क्या सवाल उठता है, नहीं उठता है, ये जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन बेहद अहम बात कर रहे हैं शाकिर अली जी, यही बात मैं कह रहा हूं। जनता के निर्णय को सर माथे लगाइए और स्वीकार करिए कि आपकी कुछ गलतियां रही होंगी, ताकि जनता ने आपको नकार दिया। चाहता हूं मैं फिर ये बात आपको कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे देश में एसआईआर जहां जहां भी हुआ हो, बंगाल में एसआईआर वोट को जीतने के लिए हुआ है, इस तरह का एसआईआर कहीं नहीं हुआ है। सब जगह हुआ है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे तो इसका भी खामियाजा उठाएंगे। शाकिर अली जी, कहीं नहीं हुआ। शाकिर अली जी, अगर आप इससे अभी सीख नहीं लेंगे तो और नुकसान उठाएंगे। विनय राय जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक बात है चेहरों की, अमित शाह जी चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, नो डाउट उनकी रणनीति थी, लेकिन ग्राउंड पे जो काम करता है, लीडरशिप तो प्रधानमंत्री की है, इसमें कौन दो रहा है? पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का जलवा चल रहा है, अमित शाह जी पूरे देश के लिए रणनीति तैयार कर। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी जगह की बात करते हैं जो ग्राउंड पे उस स्ट्रेटजी को उतारता है, उसके बाद फॉलो करता है, वो नाम सुनील बंसल का था। वैसे तो भूपेंद्र यादव भी प्रभारी थे, आप उनके नाम को क्यों भूल जाएंगे? शुभेंदु अधिकारी को भूलेंगे जो बंगाल के चेहरे थे? ये मसला नहीं है, लेकिन मैं तो सुनील बंसल जी का जो उन्होंने मेहनत किया है, मैं उनका तारीफ करता हूँ, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। चलिए, तारीफ करने से ज्यादा शाकिर अली जी, मैं तो उनका समर्थन आत्मचिंतन करना है आपको आत्मचिंतन करना है कि जनता ने नकारा क्यों, इतने बड़े पैमाने पे आपको नकार दिया गया। इसमें आत्म मंथन की जरूरत है, दूसरे की तारीफ की जरूरत नहीं है। वैभव भट्टा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा कांग्रेस के हैं। वैभव भट्टा जी, आपका स्वागत है हमारे इस डिबेट में।
आपको पहले बधाई देना चाहते हैं। केरल में आपकी सरकार बन रही है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका खाता खुल चुका है, यूडीएफ के जरिए आपकी सरकार बन रही है। केरल में आपकी सरकार बन रही है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि केरल में लोग ज़्यादा समझदार हैं। लोग धर्म की राजनीति एक आदमी से जरा बात करना है। महंगाई, इन सब चीज़ों से दूर हैं। धन्यवाद। ज़्यादा समझदार लोग मैं कहूँगा केरल में हैं। हम मेरा लोग दूसरे पे टाइम है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। देखिए, हम आपको लोग बता दें धन्यवाद देगा। वैभव जी, जी बताइए। अभी जो आप बता रहे हैं कि ज्यादा समझदार हैं, तो क्या दूसरे प्रदेश की जनता कम समझदार है? ये लग तो मुझे ऐसा ही रहा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और यहाँ 1.5 महीने 2 महीने से हम लोग स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि जनता को त्राही त्राही मचा रखी है। उसके बाद भी अगर इस तरह की उसके बाद भी जनता अगर वोट दे रही है तो जनता को सोचना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ये गलत फहमी है। जनता वोट दे रही है, जनता को ये सोचना चाहिए कि हम वोट किसी और को दे के आ रहे हैं और वोट जहाँ भाजपा के खाते में रहा है। चलिए, तो आप जनता को ये राष्ट्रीय सोचना चाहिए कोऑर्डिनेटर कि युवा इसका कांग्रेस क्या हैं, आपके अंदर अभी जो एनर्जी लेवल है उसको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन जनता बहुत सोच समझकर फैसला करती है। मोहम्मद शाकिर अली जी, आखिर इन चुनाव को अगर नतीजों को देखें तो मोटे तौर पे 2-3 बातें तो खुल के सामने आ रही हैं कि वामपंथ को भारत की जनता ने सिरे से नकार दिया है। दूसरा, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो धीरे धीरे एक एक राज्य करके किनारे लगती जा रही हैं। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था जिसको आपने सिरे से नकार दिया, टीएमसी ने नकार दिया। इसके पीछे क्या कारण थे? अरे तो एसआईआर में घुसपैठिया कितने पकड़ा है, इनको तो लिस्टेड करना चाहिए ना। अरे कर दिया तो आप नाराज हो रहे मेरी हैं। बात सुनिए शाकिर अली जी, भाई, मेरी बात सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए प्लीज। आप बोलिए। जब वैलिड वोटर का तालिका आया, अनवैलिड वोटर का तालिका आया, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया का भी तो तालिका आना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई तालिका आया नहीं, किसी को तो बांग्लादेश भेजा गया नहीं, एक व्यक्ति को भी। टीएमसी की सरकार थी, सुनिए, टीएमसी की सरकार है। घुसपैठियों की बात तो सब स्वीकार करते हैं, एक काम आपका था। अरे आप लिस्ट दीजिए ना। अरे आपको लिस्ट दिया गया है, कई सालों से दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आप मानवाधिकार की बात करके घुसपैठियों को, भारत की जनता को, बांग्लादेश के लोगों को आप सुनिए मेरी बात, आप बांग्लादेश के लोगों को आप बंगाल में लाके स्थापित कर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं थी और वहां की जनता तो इसको बहुत अच्छे तरीके जानती थी। और वही डर था जिसके कारण से इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हुई। विनय राय जी, क्या मैं गलत हूं? नहीं, देखिए, 2 बात मैं कह दूं। अभी जो वैभव जी ने केरल के चुनाव परिणाम पे जो टिप्पणी की, वो कमोबेश राहुल गांधी के बयान से मैच खाता है। जब अमेठी में चुनाव हार गए थे राहुल गांधी जी और वायनाड में चुनाव जीते थे, तब उनका ये बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है और केरल में ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसी अमेठी की जनता ने अगले बार में किशोरीलाल जी को जिता दिया। तो क्या किशोरीलाल जी को जो जिताने में अमेठी की जनता ने योगदान दिया, वो अज्ञानता का परिचय था? तो जनता अगर कोई मतदान कर रही है किसी भी स्टेट की, ठीक है, हर जगह की लिटरेसी रेट का अलग अलग हिसाब होता है। मैं तो कहता हूं बिहार में लोग कहते हैं लिटरेसी रेट नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकली सबसे साउंड स्टेट है बिहार। ये मसला हर राज्य का अलग अलग पैरामीटर, तो अलग अलग संगठन होते हैं। कौन उम्मीद करता था कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी, और कौन ये समझता था कि लेफ्ट सत्ता से बाहर हो जाएगी 32 साल 34 साल लगभग सत्ता संभालने के बाद। तो समीकरण हर पार्टी के हर समय फेवर में नहीं होते। विनय राय जी, एक सवाल तो मेरे भी मन में गूंज रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, सीपीआईएम जो 20-20 साल तक सत्ता में रही, उसके आज के अगर आंकड़े को देखा जाए तो 0-0 सीटें हैं। क्या ये जानबूझकर नहीं लड़ रहे थे चुनाव? मैं आपको बताऊं, 2004 में प्रियंका गांधी का मैंने एक इंटरव्यू किया था अमेठी क्षेत्र में। तब जो उन्होंने समस्या कांग्रेस के लिए बताई थी ना, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कार्यकर्ताओं को कमजोर हो चुका है, उसको खड़ा करने की जरूरत है। ये खुद प्रियंका गांधी जी का बयान है। लेकिन आज भी अगर बात करिए तो वही बात आती है कि हमारा संगठन कमजोर है। अगर हम 25 साल 20 साल तक उस संगठन को हम नहीं मजबूत कर पा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपके पास हेमंता थे आसाम में, तो हेमंता छोड़कर क्यों चले गए, बड़ा सवाल है। और आज बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं,
तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में साफ है कि अब 5 साल तक ममता बनर्जी के लिए शायद राजनीति का वो दायरा नहीं मिलेगा जो अब उनको, अगर मेरा जो आकलन समझा जाए कि अब उनको बंगाल छोड़ के राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आना होगा। शाकिर अली जी, क्या ममता बनर्जी जी 5 साल अब बंगाल में संघर्ष करेंगी या राज्यसभा के रास्ते दिल्ली से बैठ के राजनीति करेंगी? देखिए, राज्यसभा से दीदी आएंगी नहीं, ये हमारा बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ तो एक मंथन होगा, फिर इंडिया ब्लॉक का भी बात होगी, बहुत सारे चीजों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। तो जो है आप देखिए, अभी 1-2 दिन का समय दीजिए, फिर आप जब इनवाइट करिएगा तो आपके मीडिया पर आऊंगा, तो बोलूंगा कि क्या पार्टी में चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन अभी तो तमाम नजरें जो है वो चुनाव का रिजल्ट पर है। शाकिर अली जी, आप बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं, उससे पता चलता है कि आप वास्तव में अपनी हार के कारणों का भी जायजा जरूर ले रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि इस हार का क्या कारण है? हमारी आवाज जा रही है शाकिर अली जी को। शाकिर अली जी, आपको बता दें कि जिस तरीके के चुनाव के नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में 293 सीटें थीं, जिसमें से 194 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। महज 93 सीटें टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में गई। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को भारी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है उनकी पार्टी, और अन्ना द्रमुक 69 सीटें पा रही है, डीएमके 58 सीटें पा रही है। लेकिन जो सत्ता में दिख रहा है कि अगले मुख्यमंत्री विजय ही होंगे। केरल की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 101 सीटों के साथ सत्ता में पूर्ण बहुमत पाते हुए दिख रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वैभव भट्टा जी। केरल के अलावा आपको लग नहीं रहा है कि आप पूरे 4 राज्यों में एक तरीके से साफ हो गए हैं, और इसके पीछे कारण क्या है? जी देखिए, कारण तो बहुत है। एसआईआर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। विपक्ष जो चुनाव लड़ रहा था वो विपक्ष चुनाव भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, विपक्ष इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। तो आप ये कह रहे हैं, नहीं वैभव जी रुक जाइए आप यहाँ, आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि केरल में जो आपको सत्ता मिली वह भी पूरी तरीके से गलत तरीके से मिली है, क्योंकि आप तो चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। मैंने एक चीज, चुनाव आयोग बिल्कुल कट जाएंगे। चुनाव आयोग आप शुरू से देखिए अंत तक देखिए, इन्होंने बिहार में क्या किया, इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया। तो आप अपने केरल वाले भी बात जोड़ लीजिए, केरल में भी गलत तरीके से आप सत्ता पाए हैं। केरल में भी हुआ कहाँ है सर? मतलब आप कह रहे हैं कि अभी सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं आप? नहीं, ये नहीं कहा मैंने सत्ता से बाहर हो सकते। नहीं, केरल में चुनाव निष्पक्ष हुआ या नहीं? जी बिल्कुल निष्पक्ष हुआ वहाँ का। नहीं, तो चुनाव आयोग ने क्यों केरल में नरमी बरत दी आपके साथ? मैं ये कहूंगा कि क्योंकि उन्हें पता है ना कि वहाँ की जनता ज्यादा समझदार है। मुझे तो लग रहा है आप ज्यादा समझदार हैं, कांग्रेस नेतृत्व को बचा रहे हैं। विनय राय जी, समझदार कौन है? वैभव जी समझदार हैं, चुनाव आयोग को बचा रहे हैं या कांग्रेस नेतृत्व को? विनय जी की बात सुनिए, आप सीखने की जरूरत है। विनय जी से बात सुनिए। अरे सुनिए ना वैभव जी, आप सीखेंगे तभी काम करेंगे आगे। राजनीति में केवल हल्ला मचाने से काम नहीं चलता है, राजनीति में धैर्य रखने से काम चलता है। और आप अगर केरल के इशू को आप कह रहे हैं चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, वैभव जी बात सुनेंगे तो आगे भी आपको उसका कुछ निष्कर्ष मिलेगा। बोलने के लिए केवल बोलना नहीं चाहिए, कुछ समझना चाहिए। विनय जी से सीखे। विनय जी बताइए। देखिए दो चीज है वैभव जी। डिबेट में आने का मतलब क्या है? नहीं, अगर मेरे को सुनना नहीं चाहते तो डिबेट में बुलाने का मतलब क्या है? नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग। सुनिए वैभव जी, परसों जी आप इनको बोलने दीजिए। 5 पॉइंट आप इनको बोल लीजिए। देखें अपने पॉइंट को पहले रेज करते फिर इनका जवाब दिया जाएगा। आप अपने पॉइंट को रेज कर लीजिए। चलिए वैभव जी।
बोलिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अब मुझे हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए, बीच बीच में आप बोलो ना, अब आप बोलिए ना अपने जो 5 देखिए- पॉइंट आपको लगता है बोल डालिए। देखिए, बात 5 पॉइंट की नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि देश में महंगाई, देश में क्या कहते हैं आज स्मार्ट मीटर की लड़ाई, देश में गैस की लाइन किल्लत। अरे वैभव जी, चुनाव आयोग पे आइए। आप चुनाव आयोग के मुद्दे पे बात कर रहे थे, आप फिर बात नहीं कर रहे चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाया या नहीं केरल में, हाँ या ना जवाब दीजिए आप। वैभव जी, अभी आप युवा नेता हैं, अभी सीखिए। आप अगर चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए, या तो फिर दूसरे की बात सुनिए। पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। बीच में आप रोकेंगे तो सरकार का पक्ष मत लीजिए, आप बीच में पहले पूरी बात सुनिए। आप इतनी सारी समस्याओं के बाद अगर वो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है तो आप समझिए ना, सीधा सीधा खेल इसमें चुनाव आयोग का है, क्योंकि जनता तो वोट दे नहीं रही चुनाव भाजपा को। इतना पीड़ित होने के बाद, इतना लाइनों में लगने के बाद, इतना परेशान होने के बाद, इतना परेशान होने के बाद अगर ये वोट ईवीएम के माध्यम से बीजेपी को जा रहा है तो ये जनता नहीं दे रही है वोट, ये वोट जो है वो चुनाव आयोग दिलवा रहा है। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? वैभव जी, वही मैं कह रहा हूं आपसे, अगर चुनाव आयोग दिलवा रहा है तो केरल में आपके साथ नरमी क्यों बरत दिया चुनाव आयोग ने? क्योंकि उन्हें पता है ना केरल, उन्हें पता है ना, क्योंकि केरल में माहौल नहीं, जब जनता का रोल ही नहीं है तो उसमें जनता का रोल ही नहीं है, तब तो चुनाव आयोग का रोल है और पार्टियों का रोल है। जब वहां पे ये लोग माहौल नहीं बना रहे। चलिए ठीक है, विनय राय जी की बात सुन लीजिए। विनय राय जी क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए विनय जी। अब देखिए, दो चीजें हैं। SIR को आप दोषी मान रहे हैं, लेकिन उसी SIR पर ममता बनर्जी आज लगभग 100 सीटों पे खड़ी हैं। सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस क्यों इतने पीछे चली गई। उसी SIR के परिणाम पर विजय आज जो 3 साल पहले जिन्होंने पार्टी बनाई, आज सत्ता के करीब पहुंच गए हैं। सवाल ये नहीं है कि SIR से नुकसान मत, ठीक है, जाहिर सी बात है जो गलत नाम पे कटे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं, बिहार में 60 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। तो नाम जहां भी डबलिंग था, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूं कि जिस जगह पे मैं पहले अलर्टी हुआ करता था वो घर भी नहीं बचा, घर डिमोलिश हो चुका है, लेकिन वहां भी मैं वोटर था। लेकिन हमको जब ये पता चला कि ये एक जगह से अपना वोट रखना है, इसी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने जब ये चेक किया भाई हमें अपने गांव पे अपना मतदान रखना है, अपने गांव में अपना नाम, जाहिर सी बात एक जगह से कटेगी। और ऐसे आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि मैक्सिमम लोग जो शहर में आके बस गए वहां भी मतदाता थे, और गांव में जो प्रधान का चुनाव लड़ता है ना, वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहता, वो अपने स्वार्थ में आपका नाम गांव में भी रखता है। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, शहर में तो हम ही है, जरूरत पड़ेगा गांव में जाके प्रधान का वोट दे देंगे। इसीलिए प्रधान के चुनाव में जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें लगभग 80% 90% मतदान होते हैं। विधानसभा में इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ा करते थे 28% और 32% मतदान हुआ है। लेकिन आज अगर लोकतंत्र स्वस्थ हुआ है, 93% 92% मतदान हो रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। हिंसा न हो, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर SIR के बावजूद दूसरी पार्टियां अच्छा कर रही है और कांग्रेस बेहतर नहीं कर पा रही है, इस पर चिंतन होना चाहिए कि हमारे में कमी कहां रह जाए, हमारे वर्कर क्यों इतने निराश हैं या मोबिलाइज नहीं कर पा रहे मतदाताओं को। चर्चा इस पर होनी चाहिए, तब जाकर बेहतर कर पाएगी कांग्रेस। केवल हम कमियों को दोष दे देंगे, SIR हो गया, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, तो आप ही क्यों कमजोर हुए। आपके अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 38 सीटें आई ना लोकसभा में समाजवादी पार्टी को, और आपका गठबंधन था, आपके पास भी 6 सीटें आ गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मतदाता वही है, जब आपको जिता दे तो मतदाता अच्छा है, आपको हरा दे तो मतदाता खराब ही नहीं हो सकता। सिस्टम भी वही है, बस परिश्रम करने की आवश्यकता है, राजनीतिक समीकरण को साधने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जमीनी हकीकत को भी समझने की जरूरत है। तुष्टीकरण के जरिए राजनीति अब भारत की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गई, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर जब तक हम सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे तब तक ऐसे ही नतीजे बार बार झेलने पड़ेंगे। वैभव जी, आप पूरी डिबेट में खुल के अपनी बात रख रहे हैं, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, आप उत्तर भारत से गायब हो रहे हैं, पूर्वी भारत से गायब हो रहे हैं, पश्चिमी भारत से गायब हो रहे हैं, दक्षिण भारत में बचे हैं 2-4 राज्यों। प्रसून जी एक चीज मैं ऐड कर दूं, 24 लाख नाम केरल से भी कटे हैं। दरअसल आपसे ने कहा कि वहां नहीं हुआ है, 24 लाख नाम केरल में भी कटे हैं। अभी मैं दरअसल अभी सर्च करने लगा तो मैंने इलेक्शन कमीशन का डाटा देखा, मध्य प्रदेश में लगभग 43 लाख नाम कटे हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 27 लाख नाम कटे हैं, वैसे ही केरल में लगभग 24 लाख नाम काटे गए। जी अब बोले आप। तो मैं ये कह रहा था वैभव जी कि जो परिस्थितियां हैं
जिस तरीके से तुष्टीकरण की बात की जाती है, क्या उससे आगे, मैं जानता हूं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे ये चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि केवल एक वर्ग के लिए तीखे बयान देना, बहुसंख्यक वर्ग के अंदर एक तरीके की एंजाइटी पैदा हो रही है कि कांग्रेस नेतृत्व संवेदनशील नहीं है उनके मुद्दों को लेकर। घुसपैठियों को लेकर बंगाल में एक बड़ा मुद्दा था, उस पर भी हाथ नहीं रखा। हालांकि राहुल गांधी जी ने जाते जाते ममता बनर्जी पे तीखे वार किए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि इनका प्रशासन भ्रष्ट है। ऐसी स्थिति में आप लोग जब ममता बनर्जी का बचाव करते तो लगता है कि कुछ रणनीतिक रूप से साफ नहीं है कांग्रेस के नेताओं के पास। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि हमें बंगाल में, आसाम में एक बार संगठन को उसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। ये मेरे पर्सनली तो मैं कहूँगा मेरे अधिकार क्षेत्र से बहुत ज्यादा बाहर है, लेकिन हाँ, ये बात से मैं सहमत जरूर हूँ कि एक बार संगठन के ऊपर पुनर्विचार और मंथन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। विनय राय जी, आखिर इस चिंतन मंथन को जब एक बच्चा भी समझ लेता है कि चिंतन मंथन होना चाहिए, कांग्रेस जैसी पार्टी आजादी की लड़ाई में बड़ा रोल, तमाम तरह की चीजों से निकल के यहाँ तक आई है, लेकिन अब आखिर इनको चिंतन मंथन या नया रास्ता तलाशने पे रोक कौन रहा है कांग्रेस के अंदर? विनय जी। नहीं, अब देखिए ना, कई सवाल उठते हैं इसी कांग्रेस के अंदर। अब उत्तर प्रदेश से वैभव जी आते हैं, आरपीएन सिंह थे, जयतिन प्रसाद थे, मध्य प्रदेश से आपके ज्योतिराज सिंधिया जी थे, आसाम से हेमंता जी थे। ऐसे तमाम नाम जो आपके गिने चुने आते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आपके खिलाफ अगर किसी नीतिगत मामले पे कोई बोल दे तो आप गुलाम नबी आजाद की आलोचना करने लग जाइए। मुझे लगता है कि अगर कोई स्वस्थ बात रख रहा है पार्टी के अंदर तो उसका स्वागत होना चाहिए। आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है या कहें वो दुविधा है कि वो गांधी परिवार के बाहर सोच नहीं पाती। राहुल गांधी के किसी भी नेतृत्व जो क्षमता है उस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी या उनपे जो कमियां उसको इंगित करने के बजाय आप दूसरी तरफ जब डाइवर्ट होंगे तो असल मुद्दे से आप हट जाएंगे। समीक्षा करना तो समीक्षा होनी चाहिए। मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में मानी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, किसी समीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। केवल आप ये कह के नहीं भाग सकते हैं कि पीडीए का नारा चल गया और आरक्षण 400 पार करेंगे, संविधान बदल देंगे, इसके नाते हमारी हार हो गई। तो दिल्ली में क्यों जीते, मध्य प्रदेश में क्यों जीते? तो अगर आप स्वस्थ चर्चा करेंगे, अपनी कमियों को इंगित करेंगे तो बेहतर करेंगे। अगर मुझे लगता है कि नेतृत्व 24 घंटे काम करने में सक्षम नहीं है तो फुल फ्लेज कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, फुल फ्लेज कोई इस तरीके का व्यक्ति हो जो प्रदेश में रम सके, खप सके, खट सके। हम कह रहे हैं वैभव जी माली किसी जिले में अच्छा काम करना चाहते हैं, इनको जिले की जिम्मेदारी दीजिए कि आप बूथ स्तर का मैनेजमेंट तैयार करिए, ब्लॉक स्तर का मैनेजमेंट तैयार करिए। लेकिन कांग्रेस को अभी भी वो पुराना हवा लगा हुआ है, वो अपने नीचे के वर्कर पर भरोसा नहीं करना चाहती और बड़े नेता जमीन पर उतरना नहीं चाहते। तो जब तक बड़े लोग उतरेंगे नहीं, पार्ट टाइम राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति तो फुल टाइम करना पड़ेगा। बेहद अहम बात, बेहद अहम बात कह रहे हैं आप। आपने साफ कर दिया कि जो पार्ट टाइम की राजनीति है, 1 महीने चुनाव प्रचार और 3 महीने विदेश में छुट्टी, यह राजनीति अब भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का संगठन यह समझ नहीं रहा है कि इस तरह की राजनीति अब भारत में चलने वाली नहीं है। जल्दी से आपसे एक जवाब चाहेंगे विनय जी कि अगर केरल में जीत हो रही है यूडीएफ की, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की, तो उसका श्रेय किसे दिया जाएगा, राहुल गांधी के नेतृत्व को या वहां की लोकल लीडरशिप को? देखिए, वहां पे हर 5 साल पे सत्ता बदलती थी, लेकिन 10 साल कंटिन्यू सत्ता रहने के बाद बदल रही। तो आप नो डाउट कि कांग्रेस राहुल गांधी को उसका सेहरा बांधेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसाम के इंचार्ज प्रियंका गांधी थी, तो क्या हार का ठिकरा प्रियंका गांधी पे फोड़ेगी? ये संभव ही नहीं है। तो आपको स्थानीय जो लीडरशिप है, चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे बाकी जो वहां के नेता हो, उनको भी आपको इसका एहसास करना पड़ेगा। सतीशन वहां के विपक्ष के चेहरे थे और कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हुई तो सतीशन या केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। वैभव जी, केरल में जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जल्दी से जवाब चाहते हैं। वैभव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आप बताइए। केरल में जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को देना चाहेंगे, प्रियंका गांधी जी को देना चाहेंगे या वहां के लोकल नेतृत्व को? जी, कांग्रेस की जीत हुई है,
मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी से लेकर कांग्रेस का अंतिम एक वार्ड अध्यक्ष भी जो होगा, मैं उसको भी जीत की बधाई देना चाहूंगा। सबने मिलकर ये लड़ाई जीती है और आगे कोशिश करेंगे कि पूरे देश में सब लोग मिलकर ये लड़ाई आगे जीतते रहे। आगे जीतते रहे। लेकिन इतना तय है कि केरल में जिस तरीके से कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है, उनके लिए संजीवनी का काम कर सकती है। लेकिन आगे क्या रणनीति कांग्रेस अपनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए एक संदेश साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद को, सनातन धर्म को और देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, उसमें सफलता मिल रही है। इसी तरीके से चलेंगे तो उनकी राजनीति बरकरार रहेगी। और हमें भी ये आकलन करते रहना होगा कि देश के लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाए। आप तीनों चारों लोग हमारे इस खास चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।